The 108 Glitch by UD. सो गाइस, एक बार इमेजिन करो, आज से 4 से 5,000 साल पहले का भारत। ना टेलीस्कोप, ना इंटरनेट, ना ही सैटेलाइट, ना कंप्यूटर्स, ना नासा। फिर भी कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने यूनिवर्स को देखा है और यूनिवर्स एक पैटर्न फॉलो करता है। इंसान और प्लैनेट्स के बीच में एक कनेक्शन है। मून हमारे माइंड को इफेक्ट करता है और मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स के सीक्रेट्स तक पहुंचना पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन्हें ये सब पता कैसे था? सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट यूडी और आप देख रहे हो द 108 ग्लिच। और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पास्ट के एक ऐसे हिस्से को जिसने हजारों सालों से लोगों को कंफ्यूज भी किया है, फैसिनेट भी किया है और इंस्पायर भी किया है। आखिर हिंदू एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी की शुरुआत कैसे हुई? हमारे ऋषि मुनियों को ये नॉलेज कहाँ से मिली? क्या वो सिर्फ आसमान को ऑब्जर्व करते थे? क्या वो समाधि के थ्रू यानी कि मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते थे? रामायण और महाभारत में भी एस्ट्रोलॉजी का जिक्र था। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कुंडली हमारा फ्यूचर बता सकती है? तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल की कि आखिर हमारे पूर्वजों को ये सब पता कैसे था और ये सब कैसे शुरू हुआ। सबसे पहली बात, आज हम जिसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, हिंदू ट्रेडिशन में उसे ज्योतिष विद्या बोला गया। शुरुआत में ये नॉलेज लिखी हुई नहीं थी, टेक्स्ट में नहीं थी, ये ओरल ट्रेडिशन से पास होती थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, गुरु से शिष्य। और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हमें जो सबसे पुराने रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो अराउंड 1500 BC के आसपास के माने जाते हैं, यानी लगभग 3500 साल पहले। और ये रेफरेंसेस हमें मिलते हैं ऋग्वेद में और यजुर्वेद में। लेकिन बाद में एक डेडिकेटेड टेक्स्ट आता है, वेदांत ज्योतिष। और यही वो पॉइंट है जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं रहती, ये एक कंप्लीट सिस्टम बनने लगती है। इमेजिन करो, हजारों साल पहले लोग पूरी रात आसमान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टार्स को ट्रैक कर रहे हैं, मून साइकिल्स को नोट कर रहे हैं, सीजन के चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनेस्टली यहीं से मिस्ट्री स्टार्ट होती है, आखिर उन्होंने ये सारी डिटेल्स डेवलप कैसे की? अब भारत का ये ज्योतिष सिस्टम धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा था और धीरे धीरे ये नॉलेज दुनिया के कई रीजन्स तक पहुंच गई और सब ने इस नॉलेज को अडेप्ट किया। अब चाहे कोई इस बात से एग्री करे या ना करे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत का ये दिया हुआ ज्ञान ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन ने अडेप्ट कर लिया था। सब ने धीरे धीरे स्काई को बहुत ही सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर स्काई ही कैलेंडर था, स्काई ही क्लॉक था, स्काई ही डायरेक्शन था, स्काई ही फार्मिंग गाइड था और स्काई ही किंगडम प्लानिंग का टूल था। किंग्स के पास अपने खुद के एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वॉर्स के लिए डेट्स निकाली जाती थी, कोऑर्डिनेट्स के लिए लोकेशंस निकाली जाती थी और फार्मिंग के लिए सीजन्स कैलकुलेट किए जाते थे। और ये ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशंस कर रही थी। एंशियंट टाइम की ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशन स्काई को लेकर ऑब्सेस्ड थी। और अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, आखिर हमारे ऋषि मुनि ये सब करते कैसे थे? ऋषि मुनि एक स्कॉलर्स नहीं थे, वो अपनी पूरी लाइफ तपस्या और मेडिटेशन में लगा देते थे। और यहाँ आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, समाधि। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो समाधि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंसान का फोकस इतना डीप हो जाता है कि वो नॉर्मल अवेयरनेस से बाहर निकलने लगता है। और ऋषि मुनि इसी स्टेट में जाके यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करते थे और इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि उन्होंने कॉस्मिक एनर्जीज को एक्सपीरियंस किया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी लोग अर्थ को फ्लैट मान रहे थे, तब हमारे भारत में धरती को भूगोल बोला जाता था। भू यानी कि भूमि, गोल यानी कि राउंड। और इसी वजह से कई लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं, हमारे पूर्वजों को इतनी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग कैसे थी, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के? क्या ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था या फिर कुछ और? दोस्तों, फिर धीरे धीरे एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ,
कुंडली, जो कि आप सभी ने सुना ही होगा, यानी कि बर्थ चार्ट। और ऑनेस्टली यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब सवाल फ्यूचर प्रेडिक्शन का नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने डिसाइड किया कि पूरे स्काई को डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट्स में, 360 डिग्रीज में। फिर उसे डिवाइड किया गया 12 राशियों में, हर राशि 30 डिग्रीज, और फिर आया 27 नक्षत्र सिस्टम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस ज्योतिष विद्या से हमने नक्षत्रों की कैलकुलेशन हजारों साल पहले कैलकुलेट कर ली थी, जो कि थी 27 डेज, जिस वजह से नक्षत्रों को 27 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और आज नासा की कैलकुलेशन भी कहती है कि ये 27.3 डेज है, जिसको कि मून का साइडरियल साइकिल कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो साइडरियल साइकिल का मतलब है वो एग्जैक्ट टाइम जो मून को अर्थ का पूरा एक 360 चक्कर लगाने में लगता है, जो कि नासा के अकॉर्डिंग 27.3 डेज है और हमारे ऋषियों के अकॉर्डिंग 27 डेज। क्या आप सोच सकते हैं इतने हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों, ये कुंडली जो थी ये फ्यूचर प्रेडिक्शन मशीन नहीं थी, ये एक कॉस्मिक मैप थी, आपके बर्थ के एग्जैक्ट मोमेंट का मैप। उस वक्त सूर्य कहाँ था, चंद्र कहाँ था, शनि कहाँ था, गुरु कहाँ था, और इसी इंफॉर्मेशन से पूरा चार्ट बनाया गया। सो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमें हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलती है, जैसे कि रामायण के इवेंट्स हजारों साल पुराने माने जाते हैं, और महाभारत भी एंशिएंट इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स में से मानी जाती है। रामायण में भगवान राम के जन्म के समय प्लैनेटरी पोजीशंस का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी एक्लिप्सिस और सेलेस्टियल साइंस का मेंशन मिलता है। भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट करते हैं, कृष्ण कॉस्मिक टाइम की बात करते हैं, और ये सब देखकर फिर वही सवाल आता है, आखिर एस्ट्रोलॉजी उस टाइम पे इतनी डेवलप कैसे हो गई। तो दोस्तों, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को इंपॉर्टेंट माना गया है, यानी कि चंद्र राशि, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के अकॉर्डिंग मून रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड, हमारे इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स को। इसी वजह से जन्म नक्षत्र और मून साइन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। और बहुत से लोग अभी भी इस बात में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जब कोई उनसे उनकी राशि पूछता है तो वो अपना सन साइन, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, वो बताने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में इंडियन ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, आपकी असली राशि आपका मून साइन यानी कि लग्न होता है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या कुंडली फ्यूचर बता सकती है? ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कुंडली एक फ्यूचर प्रेडिक्शन मशीन नहीं है। कुंडली एक रोड मैप है, एक कार्मिक मैप है, एक पॉसिबिलिटी मैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली से ऐसी प्रेडिक्शन हो कि वो मेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता है या फिर डॉक्टर ही बनेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उस डायरेक्शन में उसके लिए सक्सेसफुल होना रिलेटिवली ईजी हो। लेकिन नेचर ने हमें फ्री विल भी दी है। अगर वो इंजीनियरिंग चूज कर लेता है, मेहनत करता है और 100% एफर्ट देता है, तो वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर भी बन सकता है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी गलत हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी नहीं बताती, वो प्लेनेट की एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करती है, और फाइनल रिजल्ट हमारे कर्मों पे और हमारी विल पे डिपेंड करता है। एक और बात है, आज दुनिया में फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ट्रस्ट भी कम हुआ है। लेकिन फेक एस्ट्रोलॉजर्स होने का मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी फेक है, और शायद इसीलिए हज़ारों साल बाद भी हम आज भी अपनी कुंडली बनवाते हैं, और आज भी हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को ये सब पता कैसे था। तो गाइस, आपका क्या मानना है? हमारे ऋषि मुनियों को सच में ऐसी नॉलेज थी जो हमें आज भी समझ नहीं आ रही, या फिर ये हज़ारों साल की ऑब्जर्वेशन और विजडम का रिजल्ट था? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका होस्ट यूडी और आप देख रहे थे द 108 ग्लिच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।